हेलो बच्चा लोग। सो आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हो। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी देख ली है या फिर पढ़ ली है, जैसे कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमने उसमें देख लिया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं या यूज़ कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी यानी कंडीशंस क्या है to claim the input tax credit, मतलब what are the conditions, if you satisfy them then you will be regarded as eligible to claim input tax credit। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े, कुछ स्पेशल केसेस और स्पेशल सिनारियोज भी पढ़े हैं हमने, एंड अलॉन्ग विद दिस हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब हमें क्या पढ़ना है, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी। अब यहाँ पर जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ी है, दैट मीन्स इफ यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन ए बी सी डी ई एंड एफ, अगर ये ए से लेके एफ तक की अगर आप सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेते हो तो यू कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपके आउटपुट लायबिलिटी में से जो भी आपने जीएसटी पे किया है या डिपॉजिट किया है आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। Now we are going to study some special circumstances or some special scenarios जहां पर even though you satisfy these conditions but आपको मैं input tax credit नहीं दूंगा। Means even after satisfying these conditions you will not be eligible to claim input tax credit। इस particular terminology को या इस particular concept को हम लोग कहते हैं blocked credit। इसे हम क्या कहते हैं? blocked credit। ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब क्या कि भाई आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे, इवन दो यू सेटिस्फाई दिस कंडीशंस वी विल नॉट प्रोवाइड यू द क्रेडिट। अब इसमें इसको जब पढ़ना है हमें तो इसे हम दो अलग अलग सिचुएशंस में पढ़ेंगे। जैसे एक सिचुएशन को हम कहेंगे क्रेडिट ब्लॉक्ड, तो उसे हम कहेंगे जनरली क्रेडिट ब्लॉक्ड, मतलब जनरली आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट ब्लॉक्ड। बट देयर आर एक्सेप्शंस और सम स्पेशल सिनारियोज इन विच ये ब्लॉक्ड क्रेडिट पर भी आईटीसी इज अलाउड। मतलब जैसे कि लेट अस से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसी मोटर व्हीकल्स या कुछ ऐसी मोटर व्हीकल्स को क्लासिफाई किया है हमने जिनको परचेस करते समय आप जो भी जीएसटी भरोगे आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इन सर्टन और इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस और इन सम एक्सेप्शनल सिनारियोज आप उन मोटर व्हीकल्स पर भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, तो उसे हम एक्सेप्शंस कहेंगे, यानी कि आईटीसी अलाउड बोलेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो वन बाय वन हम लोग इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आर दिस सिनारियोज? तो फर्स्ट सिनारियो जो आपको बताया गया है या कहा गया है, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स। अब सबसे पहला सवाल है सर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स, जिसका मीनिंग यहां पर आपको लिख कर दिया है हमने। सो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स मतलब ऐसी मोटर व्हीकल्स दोज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की अगर मोटर व्हीकल होगी तो इन एलिजिबल मोटर व्हीकल में क्लासिफाई होने वाली नहीं है। So ineligible motor vehicle means a motor vehicle which is used for transportation of passengers or persons with seating capacity of less than or equal to 13 persons, जिसकी seating capacity is less than or equal to 13 persons including driver, तो उसे हम कहेंगे ineligible motor vehicle। तो अगर आप ineligible motor vehicle purchase करोगे तो फर्स्ट इंस्टेंस पे प्राइमा फेसी यू आर नॉट अलाउड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो इफ यू आर परचेसिंग लेट अस से आप एक कार परचेस कर रहे हो तो इसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज एन इन एलिजिबल मोटर व्हीकल।
लेकिन वही अगर आप एक ट्रक परचेस कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज ट्रक which is used for transportation of goods is known as eligible motor vehicle। ठीक है, अगर आपको पहला एक्सेप्शन आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है या पहला सिचुएशन ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है, तो आगे की सिचुएशंस भी आपको अंडरस्टैंड करने में और ऑब्जर्व करने में बहुत आसानी जाएगी। तो पहले हमने कहा इन एलिजिबल मोटर व्हीकल पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल सिनारियोज जहां पर इन दीज एक्सेप्शनल सिचुएशंस यू आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या है वो एक्सेप्शनल सिनारियोज? व्हेन दिस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, पार्डन, or it is used for imparting training on driving such ineligible motor vehicle। क्या होता है हम ये समझेंगे, पहले हम इसे हमारे चार्ट में एक एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन या पहली सिचुएशन मैंने कही कि जिसपे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा वो है इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, राइट। और इन एलिजिबल मोटर व्हीकल का मतलब क्या है वो हमने लिखा कि ऐसी मोटर व्हीकल विच इज यूज्ड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और पर्सन के ट्रांसपोर्ट के लिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर is less than or equal to 13 persons। ठीक है, तो ऐसे अगर मोटर व्हीकल मैं परचेस कर रहा हूं मुझे उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट इन द एक्सेप्शनल सिनारियोज आई एम एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। वहां पर हमने कहा व्हेन यूज्ड फॉर, देखिए हमने क्या कहा, व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ किस 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 चीज का टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं हम? ए, सच मोटर व्हीकल्स, बी, बी हमने क्या कहा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि आप उसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में यूज कर रहे हो, या फिर सी फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। अब इसका मतलब क्या है, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब मान लेते हैं कि आपने एक मोटर व्हीकल परचेस किया, सो मान लेते हैं आपने एक कार परचेस किया, सो यू परचेस्ड दिस कार। सो ये क्या है, एक कार है, आपने इसको परचेस किया। इस कार की जो प्राइस या जो इनवॉइस लिखी है वो कुछ इस तरीके से बना है, उसमें लिखा है ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसका ₹10 लाख प्लस इस पे जीएसटी है, मान लेते हैं ₹2 लाख, और टोटल इसकी प्राइस हो गई ₹12 लाख। ठीक है, ये सिचुएशन।
सो प्राइमा फेसी इसके ऊपर जो आपने जीएसटी भरा है 2 लाख रुपए का, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज दिस इज इन एलिजिबल मोटर व्हीकल. बट अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आप इसी मोटर व्हीकल का सेल कर रहे हो या फर्दर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ सच मोटर व्हीकल, आपका ये बिजनेस है, ठीक है, कि आप एक मोटर व्हीकल के डीलर हो, आप मोटर व्हीकल्स परचेस करते हो, आगे सेल करते हो, तो परचेस करते समय जीएसटी भरते हो, सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट करते हो. So if you are in the business of supply of such motor vehicles, in that case you are eligible to claim input tax credit of rupees 2 lakhs. ठीक है, या फिर आप इस मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, तो भी आपको इस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. या फिर आप इस मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, आप इस मोटर व्हीकल को ड्राइविंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो भी आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. मतलब क्या होगा, लेटेस्ट से ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड नाम की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है. ए लिमिटेड क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. तो ये मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जब काम कर रहा है तब उसने एक कार परचेस किया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. अपने बिजनेस के लिए इसने एक मोटर व्हीकल परचेस किया कि भाई जो डायरेक्टर्स है उनके आने जाने के लिए या किसी और पर्पज के लिए. तो ये ए लिमिटेड को उस मोटर व्हीकल के ऊपर जो भी वो जीएसटी भरेगा उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इट इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट, इवन दो आप सारी कंडीशंस क्यों ना सेटिस्फाई कर दो. लेटेस्ट से अनदर एग्जांपल, एक दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, और XYZ लिमिटेड का बिजनेस है कि मोटर व्हीकल्स को परचेस करना और आगे सेल करना और सप्लाई करना. तो XYZ लिमिटेड क्या करता है, मोटर व्हीकल्स को परचेस करता है और आगे सेल या सप्लाई करता है. तो XYZ लिमिटेड परचेस करते समय मोटर व्हीकल्स के ऊपर जो भी जीएसटी भरेगा उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. क्यों मिलेगा, क्योंकि XYZ लिमिटेड बोलेगा कि सर वैसे तो मोटर व्हीकल पे क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, आई अग्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देयर आर सम 3 सिचुएशंस इन विच उन मोटर व्हीकल्स पर भी हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. और मैं सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के बिजनेस में हूं जो कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कवर्ड है. देयरफॉर आई कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द जीएसटी पेड फॉर परचेस ऑफ सच मोटर व्हीकल बिकॉज आई एम इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स और मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल्स. सो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल मतलब ऐसी मोटर व्हीकल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर इज लेस देन और इक्वल टू 13 पर्सन्स, इसके ऊपर जनरली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. बट इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और imparting ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, you are eligible to claim input tax credit even on such ineligible motor vehicles. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक मोटर व्हीकल या एक कार परचेस किया, तो अगर ए बी एंड सी ये जो हमने सिचुएशंस पढ़ी है, अगर आप इन सिचुएशंस में कवर हो तो वो कार के ऊपर जो भी जीएसटी भरा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट. लेट अस टेक सेकंड सिचुएशन, वेसल्स और एयरक्राफ्ट. मतलब अगर आपने कोई वेसल एंड एयरक्राफ्ट परचेस किया तो जनरली आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. इफ यू परचेस अ वेसल और एयरक्राफ्ट तो आपको उस वेसल और एयरक्राफ्ट के परचेस के ऊपर आपने जो भी जीएसटी भरा है आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. बट व्हेन दिस वेसल और एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर दिस 4 स्पेसिफिक पर्पसेस जो रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 और रोमन 4 में दी गई है, जो हम पढ़ेंगे, इन दोज स्पेसिफिक सिचुएशंस और इन दोज स्पेसिफिक सिनारियोज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है उन वेसल्स और एयरक्राफ्ट पर भी.
So generally, no input tax credit is allowed on GST paid on purchase of vessels or aircraft, but if you are using that vessel or aircraft for making further taxable supply of such vessels or aircraft, or transportation of passengers, or imparting training on navigation or flying of vessel or aircraft, और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो आपको उसके ऊपर जो जीएसटी आप भरोगे उसके वेसल्स और एयरक्राफ्ट को परचेस करते समय आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो क्या है ये? ठीक है, लेट अस वर्क ऑन दिस एज वेल। तो सेकंड, आपने अगर कोई वेसल एंड एयरक्राफ्ट परचेस किया, तो ये वेसल एंड एयरक्राफ्ट के परचेस के ऊपर आपको जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन कब मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट? एक्सेप्शनल सिचुएशंस क्या है? व्हेन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल्स और एयरक्राफ्ट। सो व्हेन यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, तो आपको मिलेगा। मतलब आप एक वेसल और एयरक्राफ्ट को परचेस करते हो, फिर इसे सेल करते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो, तो परचेस करते समय जो आपने जीएसटी भरा आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। दूसरा, व्हेन सच वेसल और एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जब आप वेसल और एयरक्राफ्ट को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए यूज करते हो, लेट अस से स्पाइस जेट नाम की एक कंपनी है, इसने कोई एयरक्राफ्ट परचेस किया विच विल बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, है ना, क्योंकि ये एयर ट्रैवल के बिजनेस में है, तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर स्पाइस जेट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और व्हेन इट इज यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन या नेविगेटिंग और फ्लाइंग ऑफ सच वेसल एंड एयरक्राफ्ट, तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। यानी कि देखो, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल के लिए जो ए बी सी लिखे थे, सेम ए बी सी आर रिपीटेड फॉर वेसल्स और एयरक्राफ्ट एज वेल इन द एक्सेप्शनल सिचुएशंस व्हेन इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। इसके साथ में डी में एक और नाम यूज होता है, व्हेन दिस वेसल और एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मान लेते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एक बार इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस से रिलायंस इंडस्ट्री ने, आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स में जो भी मैं नाम ले रहा हूं हाइपोथेटिकल नाम ले रहा हूं, ठीक है। सो मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक एयरक्राफ्ट परचेस किया। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज परचेस्ड वन एयरक्राफ्ट, let us say it is purchased for rupees 100 crores, जीएसटी भरा इसके ऊपर मान लेते हैं 5 करोड़, और टोटल हो गया 105 करोड़। अब ये 5 करोड़ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, बट इफ दिस एयरक्राफ्ट इज यूज फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, इसने बोला कि भाई हमारे जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट इस एयरक्राफ्ट में हो गए या फिर ये कार्गो एयरक्राफ्ट है, इन दिस सिचुएशन आपको 5 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। ओके, सो जनरली वेसल्स और एयरक्राफ्ट के परचेस के करते समय जो भी आप जीएसटी भरोगे आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन
if you are using that vessel or aircraft for further supply of such vessel or aircraft, मतलब उसके purchase और sale के आप business में हो, for transportation of passengers, for imparting training on flying और navigation, मतलब वेसल को नेविगेट कैसे करना या एयरक्राफ्ट को फ्लाई कैसे करना उसकी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आपका वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. या फिर इफ यू आर यूजिंग दैट वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, in these four situations, in these four exceptional situations, you are eligible to claim input tax credit on GST paid on purchase of such vessels or aircraft. इसके आगे क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट? जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, repairs and maintenance related to ineligible motor vehicle, vessel and aircraft. मतलब ये ineligible motor vehicle का जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग या फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की हम बात कर रहे हैं, और ये वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के इन दोनों के लिए ही हम बात कर रहे हैं, उसका जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. सो जो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है या वेसल और एयरक्राफ्ट है, इसके जनरल इंश्योरेंस के ऊपर यानी इसके इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर आप जो जीएसटी भरोगे उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. सर्विसिंग के ऊपर आप जो जीएसटी भरोगे उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के ऊपर आप जो जीएसटी भरोगे उसका भी आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है इन जनरल. बट देयर आर 3 exceptional situations in which you are eligible to claim input tax credit. These are when ineligible motor vehicle, vessel or aircraft are used for eligible purposes. We will study this. When received by a manufacturer of ineligible motor vehicle, vessel or aircraft. And third, when received by a general insurance service provider in respect of such ineligible motor vehicle, vessels or aircraft insured by it. ये क्या है? Let us try to understand. ठीक है? So let us try to understand this as well. तो हम क्या कह रहे हैं थर्ड में? So third we are talking about general insurance service or servicing or repairs and maintenance of किसका? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, राइट? और वेसल और एयरक्राफ्ट. तो आपको उसके ऊपर जनरली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. इन जनरल यू आर नॉट अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इट. बट इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. कब मिलेगा? when ineligible motor vehicle, vessel or aircraft are used for eligible purposes. So हम यहाँ पे लिखेंगे when such ineligible motor vehicle or vessel or aircraft is used for eligible purposes. दूसरा B, for manufacturer of such ineligible motor vehicle, vessel or aircraft. If you are a manufacturer of such ineligible motor vehicle or vessel or aircraft. And C, when it is received by general insurance service provider in respect of such ineligible motor vehicle, vessel or aircraft insured by it. So when received by
जनरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर इन रिलेशन टू या फिर फॉर इंश्योरेंस ऑफ such ineligible motor vehicle और वेसल और एयरक्राफ्ट। ये क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लेते हैं कि आपने एक कार परचेस किया, तो ठीक है, तो ये कार है, सो दिस इज अ कार, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो बोला गया, मान लेते हैं 20 लाख रुपीज इसकी प्राइस है, प्लस इसके ऊपर जो जीएसटी है मान लेते हैं वो है 4 लाख रुपीज, तो टोटल हो गया इसका 24 लाख रुपीज, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में हम लेते हैं, ये जो कार है ये परचेज्ड बाय है ए लिमिटेड, जो कि क्या है, एक ट्रेडर है, मतलब गुड्स को परचेस करके सेल करता है। एग्जाम्पल 2 में है, ये कार परचेस्ड बाय है डीलर ऑफ सच मोटर व्हीकल, ठीक है। दो अलग अलग सिनारियोस देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में क्या होगा और एग्जाम्पल 2 में क्या होगा। तो एग्जाम्पल 1 में आपने कार परचेस किया है विच इज इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, तो हम कहेंगे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹4 लाख, यानी जो कार परचेस किया आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। साइमल्टेनियसली इस कार का जो भी आप जनरल इंश्योरेंस करोगे या रिपेयर करोगे एंड मेंटेनेंस करोगे या सर्विसिंग करोगे, उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी ऑन, ठीक है। तो आपने ये, आप एक ट्रेडर हो, गुड्स को परचेस करके सेल कर रहे हो, तो आपको ये कार के ऊपर जो आपने जीएसटी भरा है उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, साथ में कार के जनरल इंश्योरेंस या फिर रिपेयर या फिर मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग के ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड सिचुएशन में आते हैं, अगर आप डीलर ऑफ सच मोटर व्हीकल हो, मतलब कार को लेते हो और सेल करते हो, तो आपको आईटीसी ऑन ₹4 लाख इज अवेलेबल। ये जो 4 लाख रुपए का जो आपने जीएसटी भरा है आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एट द सेम टाइम यू आर एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग के, अगर आप कोई जीएसटी भरोगे तो आपको उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज दिस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पसेस। इज यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पसेस मतलब क्या? फॉर दोज पर्पसेस फॉर विच उस ओरिजिनल इनएलिजिबल मोटर व्हीकल के परचेस के ऊपर ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं आपने एक एयरक्राफ्ट परचेस किया, तो जनरली आपको एयरक्राफ्ट के ऊपर जीएसटी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। सो अगर आपने एक एयरक्राफ्ट परचेस किया तो जनरली एयरक्राफ्ट के ऊपर, एयरक्राफ्ट के परचेस के ऊपर आपने जो जीएसटी भरा है आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। लेकिन इफ यू आर यूजिंग दैट एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इस एयरक्राफ्ट के परचेस के ऊपर आपको जीएसटी इज अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, मींस दिस इनएलिजिबल एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर द एलिजिबल पर्पसेस। अब कैसे होगा देखिए, अगर ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के ऊपर या ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के परचेस के ऊपर अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये एयरक्राफ्ट का जो मैं जनरल इंश्योरेंस निकालूंगा या जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करूंगा या जो सर्विसिंग करूंगा, उसका भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल।
लेकिन अगर मैं एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहा हूं तो एयरक्राफ्ट के ऊपर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। देयरफॉर इस एयरक्राफ्ट के जनरल इंश्योरेंस पर भी मुझे क्रेडिट मिलेगा, एयरक्राफ्ट के रिपेयर मेंटेनेंस पर भी मुझे क्रेडिट मिलेगा, एयरक्राफ्ट के सर्विसिंग पर भी मुझे क्रेडिट मिलेगा। समझा? सिमिलरली मान लेते हैं आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ सच एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल और एक्सेट्रा। अगर मैं ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का या एयरक्राफ्ट का या वेसल का अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो एज अ मैन्युफैक्चरर मैं जितना भी इसका जनरल इंश्योरेंस निकालूंगा या सर्विसिंग करूंगा या रिपेयर एंड मेंटेनेंस करूंगा मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मान लेते हैं मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, so let us have this example as well. So now we are a insurance company. So मान लेते हैं हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है ठोक दे इंश्योरेंस लिमिटेड, ये हमारे इंश्योरेंस कंपनी का नाम है। और हमने कार का इंश्योरेंस किया या वेसल और एयरक्राफ्ट वॉट एवर यू कॉल इट, हमने इसका एक इंश्योरेंस किया। ठीक है, अब इस कार का हो गया एक्सीडेंट, कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और इस कार का जो रिपेयरिंग है वो रिपेयरिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके रिपेयरिंग के ऊपर हमने जीएसटी भरा लेटेस्ट से ₹20,000। अब वैसे तो इस कार के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, बट सिंस आई एम अ इंश्योरेंस कंपनी हु हैज डन रिपेयरिंग फॉर द इनएलिजिबल मोटर व्हीकल विच वाज इंश्योर्ड बाय मी, जिसका इंश्योरेंस मैंने बेचा था, इसीलिए इस रिपेयरिंग के ऊपर ये ठोक दे लिमिटेड को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी इज अवेलेबल और इट इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमने क्या कहा, व्हाट वी हैव सेड कि जनरली इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, या फिर वेसल एंड एयरक्राफ्ट का जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। बट अगर ये जो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है या वेसल है या एयरक्राफ्ट है, अगर ये एलिजिबल पर्पजेस के लिए हम यूज करते हैं तो बिकॉज ओरिजिनल मोटर व्हीकल के ऊपर या ओरिजिनली वेसल और एयरक्राफ्ट के परचेस पे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, इसीलिए इनके जनरल इंश्योरेंस के ऊपर भी मुझे आईटीसी इज अवेलेबल, सर्विसिंग पर भी मुझे आईटीसी इज अवेलेबल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर भी मुझे आईटीसी इज अवेलेबल। सिमिलरली अगर मैं इस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स का या वेसल्स का या एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरर हूं तो इनके जनरल इंश्योरेंस पे, इनके सर्विसिंग पे, इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। प्लस अगर मैं इफ आई एम इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, मतलब मैं इंश्योरेंस के बिजनेस में हूं और मैंने किसी वेसल या एयरक्राफ्ट या इन एलिजिबल मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस बेचा है यानी सेल किया है, उसका प्रीमियम कलेक्ट किया है, और अगर उन और ऐसे मोटर व्हीकल का या वेसल का या एयरक्राफ्ट का मुझे रिपेयरिंग कर कर देना पड़ेगा या सर्विसिंग कर कर देना पड़ेगा तो उसके ऊपर जो मैं जीएसटी भरूंगा एज अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये सिचुएशंस एंड एक्सेप्शंस हमको पता होनी चाहिए। फोर्थ वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल एंड ऑल दोस थिंग्स। फोर्थ क्या कहता है, लीजिंग, रेंटिंग, hiring of motor vehicle, vessels or aircraft on which ITC is disallowed। तो फोर्थ वन क्या कहता है, एक बार हम उसको लिख लेते हैं पहले। सो फोर्थ क्या कहता है हमारे पास, क्या कहता है, देखिए फोर्थ, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, मतलब एक ही मतलब है वैसे तो, लीज करना, रेंट पर देना या हायर पर देना।
of motor vehicle or vessel or aircraft on which ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिसअलाउड या फिर नॉट अलाउड। यानी कि आप ऐसे वेसल और एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल को लीज पर दे रहे हो या फिर रेंट पर दे रहे हो जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इन प्रिंसिपल इज नॉट अलाउड या डिसअलाउड। मतलब आपने कोई इनएलिजिबल मोटर व्हीकल परचेस किया, कोई वेसल परचेस किया, कोई एयरक्राफ्ट परचेस किया जिसके ऊपर आईटीसी इज डिसअलाउड, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसको आपने लीज पर दिया या रेंट पर दिया, तो उसको जो लीज पर दिया या रेंट पर दिया उसके ऊपर जो जीएसटी का इंपैक्ट आया उसका क्या होगा, हमें ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी, और सेकंड व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो उसमें एक्सेप्शंस क्या है, व्हेन यूज्ड फॉर making outward supply of same category इसी को हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी बोलते हैं। इस सेम टर्म को, या फिर सेकंड व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अंडर स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल किसी लॉ के तहत ऑब्लिगेशन। क्या है ये पंगा समझते हैं। अब मान लेते हैं मैंने कोई ऐसी मोटर व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट लीज पर या रेंट पर या हायर पे लिया जिसके ऊपर आईटीसी इज डिसअलाउड और नॉट अलाउड, तो इसके लीज और हायर और रेंट के ऊपर जो मैं जीएसटी भरूंगा उसका मुझे क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये जो मोटर व्हीकल हायर पर या रेंट पर लिया है मैंने, if I have taken this on hire or rent for the purpose of my employees, if I am taken this on hire or rent for the purpose of my employees, for the purpose of my employees, statutory obligation for employees, if I have taken this on hire or lease for the purpose of my employees, जहां पर कोई लॉ कह रहा है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज को पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देना है या मोटर व्हीकल की फैसिलिटी देना है, तो इस हायर चार्जेस के ऊपर या इस रेंटिंग के ऊपर मैं जो जीएसटी भरूंगा मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मतलब लीजिंग, हायरिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज डिसअलाउड, उसको अगर मैं लीज पर लेता हूँ, मतलब कोई ऐसी मोटर व्हीकल या वेसल और एयरक्राफ्ट को मैं रेंट पर लेता हूँ जिसके ऊपर इन प्रिंसिपल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड और डिसअलाउड, तो मुझे उस हायर चार्जेस के ऊपर भी मुझे जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इफ आई एम यूजिंग दैट फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी, मतलब मैं आपसे रेंट पर लेके किसी और को रेंट पर दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑन रेंट फ्रॉम यू एंड गिविंग ऑन रेंट टू अनदर पर्सन, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर मैं जो जीएसटी भरूंगा उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग में मैं जीएसटी कलेक्ट भी करूंगा। या फिर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैंने ये हायर पर लिया है बिकॉज देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड पिकअप एंड ड्रॉप और लाइक दिस फैसिलिटीज टू माई एम्प्लॉइज, तो इसके लिए मुझे हायर चार्जेस के ऊपर जो भी हम जीएसटी भरेंगे उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, सिंपल इज दिस। लेट अस चेक अनदर वन। फूड एंड बेवरेजेस या फिर आउटडोर कैटरिंग या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट या फिर हेल्थ सर्विसेज या फिर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी या फिर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, तो इन सबके हम नाम लिख लेते हैं, इन सबको हम कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। सो लेट अस राइट डाउन देयर नेम।
तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग यर फूड एंड बेवरेजेस, कॉमा फूड एंड बेवरेजेस के बाद में उसी सीक्वेंस में लिखेंगे हम आउटडोर कैटरिंग, कॉमा आउटडोर कैटरिंग के अलावा और क्या है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, और हेल्थ सर्विसेज, और कॉमा करके क्या है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, और क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं किया, ठीक है, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की बात किया, ठीक है। तो मैंने कोई फूड एंड बेवरेज की सर्विस लिया, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस लिया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लिया, या फिर हेल्थ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, या फिर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की कोई सर्विस लिया, इसके ऊपर जो मैं जीएसटी भरूंगा मुझे जनरली और इन प्रिंसिपल उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बट इफ इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी or when provided by an employer to its employees under a statutory obligation, तो आईटीसी मिलेगा। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा, वन when used for, देखो ये जो फोर्थ में जो एक्सेप्शंस लेके है और फिफ्थ में जो एक्सेप्शंस लेके है वो सेम है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। when used for making outward supply of same category, अगेन इसको हम क्या कहेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहेंगे, या फिर बी when provided by employer to its employees under statutory obligation। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब समझते हैं हम इसको। सो मान लेते हैं एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस निकाला, और इस हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी भरा लेटर से ₹8 लाख, ठीक है। सो एबीसी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस निकाला और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी भरा लेटेस्ट से ₹8 लाख। तो प्राइमा फेसी ये 8 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज यूज्ड और इट इज पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस। सो प्राइमा फेसी नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड ऑन दिस। सो इनिशियली और प्राइमा फेसी व्हाट वी विल से, प्राइमा फेसी विल से नो आईटीसी ऑफ ₹8 लाख। तो 8 लाख का आपको प्राइमा फेसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बट लेकिन इफ देयर इज अ लॉ, if this health insurance is taken
अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब लेटेस्ट से ईएसआईसी एक्ट है और ईएसआईसी एक्ट में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, या किसी और लॉ में या किसी और एक्ट में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। If there is a statutory obligation or if this health insurance is taken under a statutory obligation, then input tax credit यानी कि ITC of rupees 8 lakh is available। तो आप 8 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वाले हो। मतलब जनरली ये जो भी हमने सर्विसेज के नाम पढ़े हैं, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बट अगर आपने ये जो भी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज के लिए लिया है एंड यू हैव टेकन दिस सर्विसेज फॉर योर एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, वॉलेंटरी खुद होके नहीं लिया। अब इस केस में हमारे इस एग्जांपल में अगर ये वॉलेंटरी होता तो 8 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, बट सिंस इट इज टेकन अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसलिए इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। यू आर एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन इट। सिमिलरली मान लेते हैं एक फूड एंड बेवरेजेस वाला कोई दूसरे फूड एंड बेवरेजेस की सर्विस ले रहा है फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। लेट अस से कि हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जहाँ पे हमें बहुत सारा फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई करना है और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट खुद होके ऑन अवर ओन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया किसी थर्ड पर्सन से फूड एंड बेवरेज की सर्विस लिया और ये फूड एंड बेवरेज आगे सप्लाई किया। तो ये इस केस में हमने जो इस थर्ड कंपनी को फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर जो जीएसटी भरा होगा, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा, इसका आईटीसी हमें मिलेगा। हमें क्यों मिलेगा? बिकॉज वी हैव यूज्ड सर्विसेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, तो फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्सेट्रा व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी, क्रेडिट मिलेगा। And when provided by employer to its employees under statutory obligation, in that case as well or in this case as well आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आपने किसी क्लब की या हेल्थ या फिटनेस सेंटर की अगर मेंबरशिप लिया, आपको उस मेंबरशिप फीस के ऊपर आप जो जीएसटी भरोगे, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बट if you are taking this membership of club or health or fitness center as an employer for your employees under a statutory obligation, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जैसे मान लेते हैं there is a law जो कहता है कि आपको जो लेटेस्ट से टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो क्लब है, आपको उसकी मेंबरशिप अपने एम्प्लॉयज को देनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल। तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज के मेंबरशिप के फीस के ऊपर जो भी आपने जीएसटी भरा होगा, उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड दिस membership to your employees under a statutory obligation, because as an employer it was your duty to provide membership to your employees of those clubs or of those centers. So अगला क्या कहते हैं हम? So next we say 5 हो चुके हमारे इंस्टेंसेस। 6 नंबर क्या कहता है हमें? 6 says membership of club or health and fitness center। तो इसके ऊपर आप जो जीएसटी भरोगे, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन कब मिलेगा? व्हेन दिस मेंबरशिप इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू, किसको दिए? टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो एज एन एम्प्लॉयर आपने ये जो
क्लब और हेल्थ और फिटनेस सेंटर के मेंबरशिप के ऊपर जो भी जीएसटी भरा है आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है. यू आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इट. सिमिलरली ट्रैवल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वैकेशन यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन या हॉलीडे ट्रैवल दिया है तो ये ट्रैवल बेनिफिट के ऊपर एज एन एम्प्लॉयर हमने जो भी जीएसटी भरा है हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन व्हेन दिस ट्रैवल बेनिफिट इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो ऑब्लिगेशन के तहत हमने जो ट्रैवल बेनिफिट दिया उसके ऊपर हमने जो भी जीएसटी भरा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा. तो व्हाट वी कॉल इट travel benefit to employees on vacation. Travel benefit to employees on vacation यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर हॉलीडे ट्रैवल. तो जनरली ये लीव ट्रैवल कंसेशन के ऊपर या ये ट्रैवल बेनिफिट पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन कब मिलेगा व्हेन दिस कंसेशन इज और बेनिफिट इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स employees under statutory obligation. When it is provided by an employer to its employees under a statutory obligation. Similarly, अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है अगर वो कोई इनवर्ट सप्लाई रिसीव कर रहा है तो उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने मान लेते हो कोई परचेस किया उसके ऊपर जीएसटी भरा है उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन ये जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ये जो गुड्स परचेस कर रहा है अगर ये गुड्स के ऊपर जो जीएसटी भरा हुआ है इट इज इन रिलेशन टू गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम तो उसे एनआरटीपी को उसके ऊपर जो जीएसटी भरेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. और इसे ठीक से समझने के लिए आपको कस्टम्स लॉ भी ठीक से एक बार पढ़ना पड़ेगा. तो कस्टम के साथ में जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गुड्स इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी क्यों आता है और कैसे आता है. ठीक है. सो अभी सिर्फ आप लोग ये फंडामेंटल कंसेप्ट को दिमाग में रखिए. डिटेल में गुड्स इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी कैसे आता है क्यों आता है कितना आता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले ही हैं. तो 8th हमने क्या कहा इनवर्ड सप्लाईज received by नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन तो उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. लेकिन एक्सेप्शन क्या है इफ ही हैज पेड जीएसटी विद रिस्पेक्ट टू गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम गुड्स इंपोर्ट के समय वो जो आईजीएसटी भरेगा उसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. आगे इन दोनों को हमें कंबाइन करके पढ़ना है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कंस्ट्रक्शन सर्विस. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या फिर हम कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात कर रहे हैं. तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो मान लेते हैं आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप जो भी जीएसटी भरोगे इन जनरल इन प्रिंसिपल आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. राइट. So what we are saying works contract service or construction service. So here at 9 we are talking about works contract service यानी कि WCS और construction service. तो अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या कोई और तरीके का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन कब मिलेगा व्हेन दिस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विस इज फॉर प्लांट एंड मशीनरी. व्हेन यू हैव टेकन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग
or construction of immovable property for others, or where value of works contract service is not capitalized or value of construction is not capitalized. तो क्रेडिट कब मिलेगा? When used for plant and machinery. B, when it is used for further supply. या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग. या फिर C, when value of this works contract or construction service is not capitalized. ये क्या है? What it is? Let us try to understand. अब मान लेते हैं कि हम लोग एक ऑफिस बिल्डिंग या एक फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो इसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विस हम लोग लेंगे. इसके ऊपर मान लेते हैं टोटल लेवल पर हमने जीएसटी भरा है रुपीज, लेटेस्ट से एक हाइपोथेटिकल वे में 19 लाख रुपीज. तो ये 19 लाख रुपीज का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, नो आईटीसी इज अवेलेबल. ठीक है, ये तो सिंपल है. लेकिन मान लेते हैं अब मैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, दूसरे एग्जांपल में मैं फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जिन्हें मैं आगे सेल और फर्दर सप्लाई करने वाला हूं. मीन्स नाउ दिस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अदर्स, नॉट फॉर मी. नाउ इन दिस केस इसके ऊपर मैं जो भी जीएसटी भरूंगा उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. गेटिंग दिस पॉइंट? तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन रिलेशन टू फर्दर सप्लाई और सब कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके ऊपर जो भी आप जीएसटी भरोगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. अगर आप ये जो WCS या कंस्ट्रक्शन के सर्विसेज ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग दिस सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी, मान लेते कोई मशीन बनानी है या मशीन को फिक्स करना है, उसकी रिलेशन में मैं WCS की सर्विस ले रहा हूँ या कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो मैं जीएसटी भरूंगा मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. फर्दर इफ वैल्यू इज नॉट कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब क्या है? अब मान लेते हैं कि मेरी एक बिल्डिंग है या मेरी एक फैक्ट्री बिल्डिंग है. आई हैव अ फैक्ट्री बिल्डिंग. अब इस फैक्ट्री बिल्डिंग का मैं एक नॉर्मल रिपेयरिंग कर रहा हूँ या फैक्ट्री बिल्डिंग में कुछ छोटा मोटा कुछ कम ज्यादा हुआ है, उसके लिए मैं WCS और कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहा हूँ. अब अगर ये जो मैंने एक्सपेंसेस किया है, अगर ये एक्सपेंसेस रेवेन्यू इन नेचर का है, अगर ये एक्सपेंसेस रेवेन्यू इन नेचर का है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी WCS का जो भी मैंने खर्चा किया है या कंस्ट्रक्शन का जो भी मैंने खर्चा किया है, इस अमाउंट को मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा. तो इसके ऊपर जो भी मैं जीएसटी भरूंगा मुझे उसका आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. अगर मैं इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख रहा हूँ, मेरे बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो इस WCS या कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो भी मैं जीएसटी भर रहा हूँ मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. मीन्स इफ दिस WCS और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, अगर वो रेवेन्यू इन नेचर है तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. कैपिटलाइज कर रहा हूं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है. आगे आगे लास्ट है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो इफ यू हैव गुड्स टेन goods lost or stolen or goods lost or stolen or destroyed or
written off or disposed of as free samples or गिफ्ट, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मतलब मान लेते हैं आपने कुछ इनपुट्स परचेस किया और गोडाउन में रख दिया, आपने कोई इनपुट्स परचेस किया और गोडाउन में रख दिया, आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाले हो, so you are intended or you are intending to use them for your business purpose। अब क्या हुआ, अब उस गोडाउन में आग लग गई। अब गोडाउन में आग लग गई भी तो आपके सारे गुड्स लॉस्ट हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, या आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको रिटर्न ऑफ कर दिया। अब क्या होगा, अब ऐसे गुड्स के ऊपर जो भी जीएसटी आपने भरा है आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले क्लेम कर लिया होगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इनवर्ट सप्लाईज चार्ज टू कंपोजिशन लेवी। ये क्या है हम बाद में समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कंपोजिशन लेवी, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। बस फिलहाल सिर्फ इतना लिख लो, कंपोजिशन लेवी नाम का एक टर्म है, ये एक स्पेसिफिक चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अगर आपने कंपोजिशन डीलर से कुछ परचेस किया है तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ये हमने पहले भी इस चैप्टर में एक जगह पर देखा था। We will study this chapter separately. Then inward supplies used for personal consumption, or anyways बिजनेस के लिए है तो ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए थोड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो 12 इनवर्ड सप्लाईज used for personal consumption इसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर भी। जो आप मान लेते हैं आपने आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स परचेस किया, आपके खाने पीने के लिए कोई गुड्स परचेस किया, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। सिमिलरली टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, इसको मैं अलग अलग फॉर्मेट में लिखता हूँ, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड और erroneously refunded due to fraud etc. या फिर अंडर सेक्शन 129 अमाउंट पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 129 अमाउंट पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स जो ट्रांजिट में आपके जब्त कर लिए गए थे या हेल्ड अप थे। और तीसरा अंडर सेक्शन 130 फाइन पेड इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन। तो आपको इन सेक्शंस के अंदर में आप जो भी जीएसटी भरोगे आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। अब ये क्या है, अब सेक्शंस अंडर सेक्शन 74 129 130 क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
और इनके लिए भी कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन अवेलेबल फॉर दिस एज वेल। अब ये क्या है समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने जो भी सप्लाई किया उसके ऊपर आपने खुद होके कैलकुलेट कर कर जीएसटी भरा लेटेस्ट से ₹1,00,000 का। तो आपने खुद होके कैलकुलेट करके आपके सप्लाई के ऊपर अकॉर्डिंग टू यू जो भी जीएसटी आने वाला था आपने 1,00,000 का जीएसटी भरा। उसके बाद आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये पता चला कि एक्चुअल में जीएसटी शुड बी पेड ₹1,20,000, 1,20,000 भरना चाहिए था। तो इन्वेस्टिगेशन में ध्यान में आया तो अर्लियर यू पेड 1,00,000, later on it is found that you should have paid 1,20,000 in investigation because आपने पहले जीएसटी कम चार्ज किया था या कम कलेक्ट किया था। तो ये जो 20,000 रुपए का जीएसटी आप भर रहे हो या टैक्स शॉर्ट पेड है जो रिकवरी कर रहे हो, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान लेते आपके ट्रांजिट में कोई गुड्स रुके हुए हैं, उनको रिलीज करने के लिए आपने कोई अमाउंट या टैक्स पेड किया, उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली फाइन पेड इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन, उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन 74, 129 एंड 130 में कितनी पेनल्टी है, कैसी पेनल्टी है, ये आपको फाइनल लेवल पर समझना है। बट इनके तहत आपने जो भी जीएसटी भरा है या जो भी जीएसटी डिस्चार्ज किया है, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो ये जो भी ब्लॉक्ड क्रेडिट है, ये आपको ईमानदारी से पढ़कर ऑनेस्टली इसको अगेन एंड अगेन रीड कर कर इसे याद करना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। ठीक है ना। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती है, हमने कितने नाम पढ़े हैं टोटल लेवल पर अगर हम देखें तो 13 नाम पढ़े हैं, 13 नाम पढ़े हैं। तो पहला पढ़ा है इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। सो जनरली सर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, आप इस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल को आगे सेल कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। और इफ यू आर यूजिंग दिस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स तो भी आपको आईटीसी मिलेगा। और इफ यू आर यूजिंग दिस इनएलिजिबल मोटर व्हीकल फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और इनएलिजिबल मोटर व्हीकल मतलब क्या, ऐसी मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली अगर मोटर व्हीकल होगी तो वो एलिजिबल मोटर व्हीकल होगी। कोई ऐसी मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन 13% तो भी वो एलिजिबल मोटर व्हीकल होगी। मतलब बस है या मिनी बस है, 13 से ज्यादा की कैपेसिटी है तो वो एलिजिबल मोटर व्हीकल होगी। अगर आप कोई वेसल या एयरक्राफ्ट परचेस कर रहे हो तो ये वेसल और एयरक्राफ्ट के परचेस के ऊपर आप जो जीएसटी भरोगे आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इफ यू हैव परचेस्ड एनी वेसल और एयरक्राफ्ट, उसके परचेस के ऊपर आपने जो भी जीएसटी भरा है आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर यूजिंग दैट वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, और फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग और फ्लाइंग ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने जनरल इंश्योरेंस सर्विस लिया या सर्विसिंग की सर्विस लिया या रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस लिया फॉर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल या फिर वेसल या फिर एयरक्राफ्ट, इनका अगर आपने जनरल इंश्योरेंस या सर्विसिंग एक्सेट्रा किया तो आपको इन जनरल इन प्रिंसिपल उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बट इफ यू आर यूजिंग दैट इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर एलिजिबल पर्पजेस तो ये जनरल इंश्योरेंस या सर्विसिंग या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट तो फिर आपको जनरल इंश्योरेंस या सर्विसिंग या रिपेयर मेंटेनेंस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और व्हेन इट इज रिसीव्ड by you as a insurance service provider or general insurance service provider with relation to insurance of such ineligible motor vehicle vessel or aircraft. If you are taking on lease or rent or hire a motor vehicle or vessel or aircraft on which ITC is disallowed तो उस लीज और हायर और रेंटिंग का भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर यूजिंग दैट मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर फर्दर लीजिंग और इफ यू आर यूजिंग इट और if you are taken it on a lease as an employer under a statutory obligation, under a legal obligation for your employees तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
सिमिलरली फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आप जो जीएसटी भरोगे उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बट इफ यू आर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी, मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस सर्विस वाला लाइफ इंश्योरेंस सर्विस का ही इनपुट सर्विस ले रहा है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेट अस से मैं एक लाइफ इंश्योरेंस सर्विस या हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर हूँ। सो मैंने बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज दिए हैं, तो इसका मैंने बहुत सारा प्रीमियम कलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं आउटवर्ड सप्लायर हूँ। अब मुझे पता है कि बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस हो चुका है या हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है, अगर सबका एक साथ में क्लेम आ गया तो मुझे बहुत सारी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, ये जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की जो मैंने सर्विस या सप्लाई जो मैं कर रहा हूँ, इसका मैंने री इंश्योरेंस लिया। सो देयर इज इंश्योरेंस एंड देयर इज री इंश्योरेंस। तो ये री इंश्योरेंस जो लिया मैंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का, इसके ऊपर जो जीएसटी हमने भरा है उसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज आई हैव टेकन इनपुट सर्विस फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और इफ दीज सर्विसेज जो 5th नंबर पर हमने दी है, if these are taken by an employer for its employees under a statutory or legal obligation, तो इनके ऊपर जो जीएसटी भरा जाएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली मेंबरशिप ऑफ क्लब और हेल्थ और फिटनेस सेंटर, इसकी मेंबरशिप लेने के लिए जो हम जीएसटी भरेंगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये मेंबरशिप ले रहा है कोई एम्प्लॉयर फॉर इट्स एम्प्लॉइज अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं मेरे एम्प्लॉइज को ट्रैवल बेनिफिट दे रहा हूँ तो ट्रैवल बेनिफिट पर जो जीएसटी है उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इफ आई एम टेकिंग दिस ट्रैवल बेनिफिट फॉर माय एम्प्लॉइज अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलेगा। सिमिलरली इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नो आईटीसी। लेकिन अगर ये एनआरटीपी कोई गुड्स इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट के समय कुछ जीएसटी भरता है तो उसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विस, इसके ऊपर जो हम जीएसटी भरेंगे उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो डब्ल्यूसीएस और कंस्ट्रक्शन सर्विस अगर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर प्लांट एंड मशीनरी तो आईटीसी मिलेगा। फॉर फर्दर सप्लाई और सब कॉन्ट्रैक्टिंग आईटीसी मिलेगा। और अगर ये डब्ल्यूसीएस और कंस्ट्रक्शन की सर्विस मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब ये रेवेन्यू इन नेचर का है, तो मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए या रिटर्न ऑफ हो गए, नो आईटीसी। कंपोजिशन लेवी वाला इनवर्ट सप्लाई, नो आईटीसी। इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, नो आईटीसी। या फिर टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74 या 129 या 130, नो आईटीसी। एंड फॉर द कैटेगरी which is we discussed on number 10, number 11, number 12 and number 13, there are no exceptions as such। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड इफ यू आर गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, अगर आपने ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बार स्टडी कर लिया है, मतलब व्हाट यू हैव टू स्टडी नाउ, आपको सबसे पहले ये जो हमने पढ़ा कंडीशंस, कंसेप्ट, स्पेशल केसेस, ये सारी चीज़ें आपको एक बार क्विकली रिवाइज करनी है, ठीक है, अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। प्लस along with this you are supposed to revise this blocked credit concept completely, okay। along with this you have to be careful or you have to get through with these examples जो हमने blocked credit के समय पढ़े हैं। और अगर आप ये सब कर लेते हो तो अगले वीडियो से हम लोग प्रैक्टिकल्स के ऊपर और बढ़ेंगे। इस चैप्टर में अभी तक हमने एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है, क्योंकि उसका रीजन ये है पहले आपको प्रोविजंस जानना जरूरी है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड द प्रोविजंस वी कैन टेक अप द प्रैक्टिकल्स। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग, ओके, थैंक